हेलो एवरीवन। बीपीएससी में जैसा कि हमने बताया था आपको पहले भी कि कुछ क्वेश्चन आपके साइंस से रहते हैं। साइंस मतलब फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और बायो से भी। तो आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले परमाणु की संरचना, जिसे कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो बहुत ईजी टॉपिक है, बट आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक नया चीज होता है। और आप ध्यान से अगर इसे देखोगे, हमारे क्लासेज को, हमारे वीडियो को अगर आप ध्यान से पूरा देखोगे, तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बीपीएससी के पीटी में स्कोर करना बहुत आसान हो जाए इस साइंस वाले क्वेश्चंस में। क्योंकि साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक से होते हैं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ उसे पढ़ते हो तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आप चाहते हो कि पीटी में आप साइंस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। जैसा कि हमने नाम रखाया इसका, यह है परमाणु की संरचना। परमाणु होता क्या है, अगर साइंस वाले स्टूडेंट जानते होंगे, बट ये नॉर्मली समझ लो कि परमाणु को कह सकते हो कि जब किसी भी एलिमेंट को, कोई तत्व को जब पता लगाने की कोशिश की गई वैज्ञानिकों के द्वारा कि इसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, तो तोड़ते तोड़ते फाइनली आया था डाल्टन का सिद्धांत, जिसने बताया था कि जो किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है वो होता है अणु, दैट इज कॉल्ड अणु। और अणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, ये डाल्टन का सिद्धांत था। बट डाल्टन के सिद्धांत के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अणु पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि अणु भी टूटता है, और अणु जो टूटता है वो होता है परमाणु में। तो अणु को जब तोड़ा गया तो अणु के बाद फाइनली उन्हें मिला परमाणु। परमाणु के विषय में जान लो कि परमाणु जो होता है वो केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, जो एलिमेंट यौगिक बनते हैं विभिन्न प्रकार के, जो रिएक्शन करके वो नया यौगिक बनाते हैं, उसमें परमाणु ही भाग लेता है। तो परमाणु के विषय में जान लो कि परमाणु वो है जो किसी रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया में बिना टूटे हुए भाग ले और उससे वो रासायन के परिवर्तन के वे कारक हो। तो आपको फिलहाल इतना ही दिमाग में बिठा कर रखना कि परमाणु मेरा छोटा सा एक सबसे छोटा एलिमेंट होगा किसी भी तत्व का, और परमाणु ही केमिकल रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो अब परमाणु की संरचना हम पढ़ रहे हैं, परमाणु किनसे मिलकर बना हुआ है। तो परमाणु पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। अब परमाणु को ब्रेक किया गया। अगर हम बात करें एटम का, अगर एक एटम की बात करें जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में परमाणु, तो परमाणु में बहुत सारे कण हुए, बट मुख्यतः 3 प्रकार के कण इसमें हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा कहलाता है प्रोटॉन, और तीसरा कहलाता है न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 3 प्रकार के कण हैं जो एटम में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कण होते हैं, इलेक्ट्रॉनियो है, आपका पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉनो है, एंटी न्यूट्रॉनो, बट उन लोग का साइज, आवेश ये सब नहीं मायने रखता है, इसलिए हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। वो जो डीप साइंस वाले स्टूडेंट है वो ज्यादा अच्छा बेहतर पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 3 कण का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बना होता है। परमाणु का जो शेप होता है, जो इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो इस तरीके से है कि परमाणु को माना जाता है कि एक गोलाकार आकृति इसकी होगी, और इसके बीच में एक सेंटर इसका होगा जिसको हम लोग नाम देंगे नाभिक, जिसका नाम होता है नाभिक, न्यूक्लियस। तो परमाणु की जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है कि गोलाकार आकृति है, बीच जो सेंटर है उसको कहा गया, नाम दिया गया नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को P से दिखाएंगे, न्यूट्रॉन को N से दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन को E से दिखाएंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर रहते हैं, यानी नाभिक के अंदर 2 कण रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है कि एटम के अंदर, एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। इनके प्रॉपर्टी पर कुछ सवाल आपको हमेशा एग्जामिनेशन में मिलेंगे। प्रॉपर्टी पर अगर हम बात करना शुरू करें, सबसे पहले बात करेंगे, अगर मान लो कि चार्ज की बात करें, आवेश कितना होगा। अगर चार्ज की बात करें तो आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
ध्यान से देखो इस डाटे को, ये आपको पूछेगा नहीं बट आपको ये नॉर्मली बताया जा रहा है यहाँ पर कि दिमाग में एक बार बिठा लो इसको। ये होता है -1.6 और सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पे 1.6 10 -19 कूलम। ध्यान से देखो ये चार्ज वैल्यू में बराबर है बट डिफरेंस क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। वैसे ही इसी पर बात करें कि सापेक्ष में चार्ज क्या होगा, इसका सापेक्ष में आवेश क्या होगा, रिलेटिव बात करें तो रिलेटिव चार्ज की जो बात करेंगे हम लोग, तो रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 हम लोग बोलते हैं, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन पर तो चार्ज है ही नहीं, सो 0 होगा। रिलेटिव इसको केमिस्ट्री में या कहो साइंस की दुनिया में -1.6 × 10 -19 इस डेटा को 1 मान लिया गया है। इससे मतलब इस चार्ज से छोटा चार्ज संभव नहीं है, तो इसको मान लिया गया है ये 1 है। तो इसके रिलेटिवली बात किया तो ये हो गया -1, ये हो गया +1, यहां तो 0 था। तो आपको रिलेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट भी दिमाग में बिठा रखना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें द्रव्यमान की कि मास कितना होता है इस पर, तो इलेक्ट्रॉन पर बात करें तो ये होता है 9.1 × 10 -31 kg, इस पे होता है 1.6 × 10 -24 kg और ये होता है 1.6, लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसके आविष्कारक कौन थे, किन्होंने इसकी खोज की। तो अगर आविष्कारक की बात करें कि किन्होंने इसका खोज किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो था वो किया था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज जो किया था वो किया था रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वो किया था चैडविक ने। तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया या इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो ये आपको याद रखने हैं कि इसका खोज किसने किसने किया है। तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब आगे है कि नाभिक, तो हम लोग जान गए कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों ओर घूम रहा है। तो यहां से 2 डिफिनेशन दिया जाता है। एक दिया जाता है परमाणु संख्या का, परमाणु संख्या जिसे हम लोग दिखाते हैं जनरली Z से, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं हम लोग कि एटॉमिक, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो उस एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान देना, कहीं कहीं किताब में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, वो गलत नहीं है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कि उसके नाभिक में टोटल कितना प्रोटॉन है। जितना उसके नाभिक में प्रोटॉन होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे मान लो कि अगर कहा जाता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है। और ऐसा और क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली बराबर ही होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा परमाणु में उतना ही प्रोटॉन भी होगा। तो जितना चार्ज नेगेटिव में है उतना ही चार्ज पॉजिटिव में है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। इसलिए कहा जाता है परमाणु को कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, वो न्यूट्रल होता है, परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों चार्ज नहीं होता है? क्योंकि जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसके पास प्रोटॉन है। दूसरे भाषा में बात करें तो क्या कहेंगे? जितना उसके पास नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। रिजल्ट क्या हुआ? टोटल चार्ज का कॉम्बिनेशन करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव फाइनली हो जाएगा 0। इसलिए कहेंगे परमाणु न्यूट्रल होता है। अब परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। हमने पहले कहा कि ये जनरली आप इलेक्ट्रॉन मत लेना। क्यों नहीं लेना? होता क्या, जब रिएक्शन होता है, जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रह सकता है। बट प्रोटॉन जो है वो नाभिक के अंदर है, तो नाभिक के अंदर उसमें कोई चेंज कभी नहीं आता है। इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं परमाणु संख्या को नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हम लोग कह सकते हैं। तो एक डिफिनेशन हुआ आपका परमाणु संख्या। दूसरा होगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मास नंबर। मास नंबर को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल ए से। मास नंबर का डिफिनेशन दिया जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यानी कि हम कहेंगे कि नाभिक के अंदर जो है उसका जोड़, यानी कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है। यानी कि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 24। 24 मतलब क्या हो गया कि आपको एटॉमिक नंबर दे दिया। एक क्वेश्चन आपको यहीं से बनेगा कि मान लो मैग्नीशियम का ये आपको डेटा दे दिया कि मैग्नीशियम में 12 नंबर उसका प्रोटॉन, 12 उसका एटॉमिक नंबर है और 24 उसका मास नंबर है। तो बताओ इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, ये आप बताओ। तो हम अपने इस फॉर्मूला पर आते हैं। जैसे ही इसका नंबर दिया हुआ है आपको, एटॉमिक नंबर 12 दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर 12 मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 12, प्रोटॉन की संख्या 12। ये हमने पता कर लिया। क्यों पता कर लिया? क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगला हम पता करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू द्रव्यमान मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो ए के बराबर है। ए आपको दिया हुआ है 24, प्रोटॉन हमने निकाला 12, तो n इक्वल टू 24। सो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 12, दिस इज 12। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमने निकाल लिया। जनरल कॉन्सेप्ट है कि जनरली एटॉमिक नंबर से जो एटॉमिक नंबर होता है इससे ये जो होता है इसका दुगना होता है इसका मास नंबर। जनरली ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, बट जनरली ऐसा मिलेगा आपको कि वो जस्ट उसका दुगना होगा। जैसे कि मान लो बात करो आप एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो मास नंबर 26 है। आप बात करो हाइड्रोजन का, आप बात करो बेरिलियम का, किसी का भी बात कर लो, जनरली आपको ऐसा मिलेगा। बट जब हम आगे हायर मेटल्स में जाएंगे, हायर एलिमेंट्स में जाएंगे, जब एटॉमिक नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उसका ये रूल फॉलो नहीं करेगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक हो गए, यहां तक हमने समझ लिया। अब इससे कुछ और डिफिनेशन आपको मिलेंगे। जैसे कि डिफिनेशन मिलता है आपको इसी में कि आइसोटोन का समभारिक एक कॉन्सेप्ट आपको ये मिलेगा। दूसरा मिलेगा समस्थानिक, फिर मिलेगा सम इलेक्ट्रॉनिक। इस तरह के आपको क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक, जैसे नाम हमने दिया सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हुआ, वैसा दो एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले, सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस प्लस। ध्यान देना, ये इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि इलेक्ट्रॉन के नंबर पर विश्वास मत करना, इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहेगा। जैसे सोडियम प्लस लिखा हुआ है, सोडियम का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब देखो क्या हुआ, 11 है तो 11 मतलब क्या समझेंगे हम, किसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होगा और 11 प्रोटॉन होगा। बट यहां पर सोडियम प्लस लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, प्लस मतलब हुआ कि उससे इलेक्ट्रॉन निकला, प्लस मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल गया। तो एक साइन है प्लस का, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यानी इस केस में सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 होगा। वैसे ही मैग्नीशियम का जो नंबर होता है वो होता है 12। इस पर हमने 2 प्लस दिया, मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। यानी कितना बचा इसके पास, 10। दोनों इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि Na+ और Mg++ जो होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखना कि वैसा आपका एलिमेंट होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो। वैसे ही हमने लिखा समस्थानिक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आइसोटोप, इसे कहा जाता है आइसोटोप। समस्थानिक का जो कॉन्सेप्ट है
वो कहता है कि आपका एटॉमिक नंबर सेम हो बट आपका ये जो मास नंबर है वो अलग अलग हो। इसका डिफिनेशन याद रखना हमेशा। समस्थानिक मतलब हुआ कि वैसा, यानी आपका Z जो हो, Z1 और Z2 बराबर हो, दो एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और A1 और A2 बराबर नहीं हो, यानी कि आपका परमाणु संख्या तो बराबर हो परंतु परमाणु भार जो है या द्रव्यमान संख्या जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए। इसका बहुत सिंपल एक एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में ऐसा मिलता है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, यानी कि हाइड्रोजन के केस में मिलेगा आपको कि एक हाइड्रोजन का समस्थानिक एक एक रहता है, एक में आपको यहां पर ये एक और ये 2 मिलेगा, और ड्यूटेरियम में ये 1 और ये 3 मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 3 समस्थानिक मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के 3 तरह के आपको हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। एक हाइड्रोजन होगा जिसका परमाणु संख्या तीनों का सेम होगा, 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान जो है बदलेगा। एक में द्रव्यमान 1 होगा, एक में द्रव्यमान 2 होगा, एक में द्रव्यमान 3 होगा। तो ये कहलाते हैं आइसोटोप्स। तीसरा जो है समभारिक, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आइसोबार। आइसोबार ये जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होगा कि आपका Z1 और Z2 बराबर नहीं होगा और A1 और A2 बराबर होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या जो है वो बराबर नहीं रहेगी, जबकि द्रव्यमान जो होगा आपका द्रव्यमान संख्या वो आपका बराबर होगा। तो ये आपको डिफिनेशन याद रखने हैं। बराबर करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, हम जो चेक करना चाहेंगे हम इससे चेक कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है समस्थानिक, समभारिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। इसके बाद अगला जो है टर्म इसी से समझने के लिए हम लोग को मिलेगा, वो मिलेगा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जैसे हमने इसका स्टार्ट यहीं से होता है कि मान लो कि आपको हमने समझाया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, और हमने आपको एक एग्जांपल भी समझाया मैग्नीशियम से। क्या दिखा आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है। होता क्या है कि नाभिक के अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर रेशियो निकालें, ये रेशियो जनरली आपको 1 मिलेगा। जनरली N/P न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन आपको 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों संख्या लगभग बराबर होती है। बट जब हम हैवी एलिमेंट्स की ओर जाते हैं, बड़ा बड़ा एलिमेंट जैसे यूरेनियम, थोरियम पर जाएंगे, वहां पे जाने पे आपको दिखाई क्या देगा कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है। जनरल आपको जो एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट मिलेंगे उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर ही रहेंगे, बट जब हैवी एलिमेंट की ओर मूव करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि न्यूट्रॉन की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यानी कि अगर अब हम N/P का मान निकालें, अगर अब हम कैलकुलेट करें कि N/P का रेशियो क्या होगा, तो ये N/P का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका बढ़ रहा है। ऐसे जो एलिमेंट होते हैं, चूंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ गया, उसका रेशियो इक्वल नहीं रहा 1 के, तो इसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस कंडीशन। और जब ये बैलेंस नहीं होता है तो वैसे एलिमेंट क्या करते हैं, उसके न्यूट्रॉन जो हैं वो आप अपने आप स्वतः स्पॉन्टेनियसली अपने आप को रिएक्शन करते हुए वो न्यूक्लियस टूटता है, और न्यूक्लियस टूटता है तो उस टूटने की घटना को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। उसी को हम लोग नाम दिए हैं रेडियो एक्टिविटी, कि जब न्यूक्लियस आपका यानी न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूट्रॉन है, जब वो विस्फोट करके टूट के निकलना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यानी न्यूक्लियस का अब अनस्टेबल होना, न्यूक्लियस अस्थायी हो गया। तो हमें उस कॉन्सेप्ट को केवल यहां पर अपने एग्जामिनेशन पॉइंट को देखते हुए इसको समझना है कि रेडियो एक्टिविटी की घटना क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी घटना है कि कुछ पदार्थ ऐसे पदार्थ जो स्वतः विस्फोटित होकर अपने अंदर से विभिन्न प्रकार के किरणों का उत्सर्जन करना शुरू कर दें, उसे हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। उसे 3 प्रकार के कण आपको मिलेंगे, एक मिलेगा अल्फा, दूसरा मिलेगा बीटा, तीसरा मिलेगा गामा। मुख्यतः यही 3 रे इसमें आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे रे, एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, ये आपको दिखेंगे वहां पर। बट हम लोग मेजर रूप जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पढ़े, वैसे ही वहां पर हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी के केस में। एक होगा आपका अल्फा, दूसरा होगा आपका बीटा, तीसरा होगा आपका गामा। तो 3 प्रकार के रे आपको वहां पर दिखाई
देंगे। अल्फा बीटा गामा, ध्यान से समझना, अल्फा बीटा गामा के विषय में कॉन्सेप्ट समझ लो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहता है कि रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा के प्रॉपर्टी पर आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो रेडियो एक्टिव किरणों में अल्फा बीटा गामा के अगर प्रॉपर्टी पर हम बात करना शुरू करें तो पहला प्रॉपर्टी जो लेंगे वो लेंगे चार्ज। अल्फा पे जो चार्ज होता है वो होता है +2 यूनिट, बीटा पर -1 यूनिट और गामा पर 0। ये आपका अल्फा रे है, अल्फा, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा है। ध्यान से देखो इस तीनों को प्रॉपर्टी को। तो अल्फा बीटा गामा पर चार्ज की बात करें तो अल्फा +2 यानी पॉजिटिवली चार्ज है, बीटा नेगेटिव चार्ज है और गामा न्यूट्रल है, गामा पे कोई चार्ज नहीं है। अगर द्रव्यमान की बात करें कि मास कितना होगा द्रव्यमान पर, तो इस पर जो मास होगा वो 4 यूनिट होगा, 4 AMU। इस पर अप्रोक्सीमेटली 0 AMU होता है और ये 0 AMU होता है, यानी इसमें कोई मास नहीं होता। ध्यान से समझते जाओ। चार्ज और मास को देखते हुए हम लोग अल्फा को कह सकते हैं कि अल्फा हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है, क्योंकि हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 2 है। 2 मतलब क्या हुआ, क्या बोले हमने, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम एटम नहीं बोला हमने, हीलियम का न्यूक्लियस बोला। इसलिए न्यूक्लियस बोला कि ये एटम अगर बोलेंगे तो फिर तो हीलियम न्यूट्रल हो जाएगा। तो हीलियम एटम नहीं है, हीलियम न्यूक्लियस है। प्लस कर दो चलो इसको। अब क्या हुआ, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसके पास 2 प्रोटॉन होगा, तो इसके पास चार्ज कितना हो गया, +2 यूनिट, +2 यूनिट। अब मास जो है 4 यूनिट है, इसका द्रव्यमान संख्या देखो 4 है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है। वैसे ही बीटा को हम लोग कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 के बराबर था, 9.1 × 10⁻31 kg था। kg में बात कर रहे हैं, बहुत छोटा था, लगभग 0 के बराबर था। तो चार्ज क्या था इलेक्ट्रॉन पे, -1 था, तो -1 चार्ज बीटा पर भी है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं बीटा, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा हमेशा कि बीटा किसके बराबर है, तो बीटा इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अल्फा किसके बराबर है, तो अल्फा हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम के नाभिक के बराबर है आपका अल्फा। उसके बाद बात करें वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो होता है इसका 1/15 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट के वेग का प्रकाश के वेग का 1/15वां भाग, प्रकाश के वेग का 1/15वां भाग, यानी बहुत स्पीड है, प्रकाश के वेग का 1/15वां भाग। बीटा की बात करें तो ये सिंपली वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये प्रकाश के वेग के समान ही चलेगा। गामा की बात करें तो ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी प्रकाश के समान ही दूरी तय करेगी। यानी वेग की बात करें तो वेग बहुत ही ज्यादा है। अब आ जाओ पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि वेधन क्षमता। वेधन क्षमता कि अगर इसको हम रोकना चाहें तो हम कहां तक ये रोक पाएंगे इसको। कहता है कि अल्फा को सिंपल समझो, अल्फा के पास मास है, अल्फा के पास वजन भी है और चार्ज भी है, तो इसको रोकना चाहोगे तो ये रुकेगा आपका लगभग 0.02 सेंटीमीटर एल्युमिनियम, यानी 0.02 सेंटीमीटर एल्युमिनियम के परत से इसको आप रोक सकते हो। ऐसे रटने से बढ़िया याद रखना, हमेशा वेधन क्षमता की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा गामा का होगा, उसके बाद बीटा का होगा, उसके बाद अल्फा का होगा। क्यों ज्यादा होगा ये सिंपल समझो, चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है, बहुत स्पीड कितना है, लाइट के बराबर, लगभग छेदते हुए हर कुछ निकल जाएगी। कहा जाता है कि 100 सेंटीमीटर एल्युमिनियम को ये गामा रे छेद कर सकती है, यानी 100 इसका लिमिटिंग पावर है। और अल्फा का हमने बता ही दिया 0.02, तो कंपेयर करोगे अल्फा और गामा में देखोगे आपको एल्युमिनियम, यानी अल्फा और गामा को अगर कंपेयर करते हो तो वेधन क्षमता जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो जो है वो गामा की सबसे ज्यादा है। वैसे ही बात करें आयनाइज करने का पावर, आयनाइजेशन क्या कर सकता है, मतलब आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी मान लो कि लिक्विड से, जैसे मान लो पानी है या कोई भी ऐसा यौगिक ले लो जिसमें 2 से अधिक एलिमेंट मिले हुए हो, तो उसमें से जब हम इन रे को पार कराएंगे तो ये क्या उसको तोड़ सकता है। मतलब जैसे मान लो वाटर के केस में बात करें तो H2O इज कॉल्ड वाटर, तो ये ब्रेक होगा
H2 प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस में, तो H प्लस और H प्लस अलग हो जाएगा और तो ये हुआ आयनाइजेशन प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि हम उस लिक्विड में या हम उस कंपाउंड में चार्ज ला दिए। तो चार्ज लाने की क्षमता किस में होगी? जिसके पास चार्ज खुद होगा वही चार्ज ला सकता है। तो आयनाइजेशन की पावर के बात अगर करें हम, तो सबसे ज्यादा आयनाइज कौन करेगा? अल्फा, फिर कौन करेगा? बीटा, फिर कौन करेगा? गामा। क्योंकि गामा के पास चार्ज तो है ही नहीं। जब चार्ज ही नहीं है तो तुम किसी और चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाओगे। वैसे ही बात करें कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में कौन ज्यादा विक्षेपित होगा? तो जिसके पास चार्ज होगा वो विक्षेपित होगा, जिसके पास चार्ज नहीं होगा वो विक्षेपित नहीं होगा। मतलब चार्ज, इसे सिंपल समझो कि प्लस 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 का फील्ड बना हुआ है, माने चारों तरफ प्लस चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और यहां से हम एक माइनस चार्ज को मूव करा दिए तो ऑब्वियसली प्लस वाला इसको अपनी ओर खींच लेगा। ये हुआ विक्षेपण। ये चेंज कर लिया अपना डायरेक्शन, ये इसको जाना था इधर बट ये मूव कर गया इधर। क्यों मूव कर गया? माइनस प्लस एक दूसरे को खींच लिए। वैसे ही मान लो हम यहां पे प्लस चार्ज को मूव कराते हैं ऐसे करके, लेकिन यहां भी प्लस है तो प्लस और प्लस क्या करेगा? प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर फेंकेगा, रिपेल करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा? ये प्लस इधर भाग जाएगा, सीधा ना जाके इधर भाग गया। तो क्या हुआ? अपना रास्ता इसने बदल लिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि ये प्लस और यहां भी प्लस था, दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ और चार्ज को दूर भगा दिया। तो जिसके पास चार्ज होगा वही ना रास्ता बदलेगा, जिसके पास चार्ज ही नहीं। मान लो यहां पर न्यूट्रल, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसको हमने ऐसे भेजा, ये सीधा निकलेगा, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो पूछता है आपका कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों पे प्रभाव क्या होगा? तो अल्फा पे प्रभाव पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज था, यानी अल्फा पर चार्ज था इसलिए अल्फा पे प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही बीटा पर, इस पर भी चार्ज है नेगेटिव, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। बट गामा पर बात करें हम तो गामा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझो ये चीजों को, रटना नहीं है, समझना है कि आपका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये थे आपके अल्फा बीटा गामा के बेसिस पर डिफरेंसेज कि किस प्रकार से हम अल्फा बीटा गामा को उनके प्रॉपर्टी पर अलग कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को लेंगे जो प्रीवियस आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक के अवयव, परमाणु के नाभिक के अवयव आपको ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चौथा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों। तो ये आपके बीपीएससी में भी आया हुआ है, यूपी के पीसीएस में भी क्वेश्चन ये आपके आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली अभी आपको हमने बताया था कि नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका एक का आंसर हो जाएगा आपका सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा अणु का भाग नहीं है? अणु में कौन सा चीज नहीं रहता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और फोटोन। तो अभी तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर एटम बनता है, फोटोन नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? दो का डी। फोटोन होता क्या है? फोटोन भी दिमाग में बिठा लो, फोटोन जो होता है वो लाइट का छोटा छोटा बंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में किन में मिलेगा? एक ही प्रकार का परमाणु कहां मिलेगा? यौगिक में, मिश्रण में, तत्व में, या कोई नहीं? तो याद रखना तत्व जो होता है, तत्व मींस क्या हुआ? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ। यौगिक में 2 से अधिक परमाणु मिलेंगे, मिश्रण में भी 2 से अधिक परमाणु मिलेंगे, यानी एक प्रकार का कौन सा होगा? वो होगा आपका तत्व, यानी नेक्स्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। फिर है परमाणुए नाभिक किसने खोजा? नाभिक का आविष्कार किसने किया? तो नाभिक का आविष्कार किया था आपके रदरफोर्ड ने, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हमने पढ़ा था इसको, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो किया था चैडविक, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर है निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन है, यूपी में पूछा गया 2007 में कि परमाणु का कण कौन सा नहीं है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है ही, तो ड्यूट्रॉन होगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया? सी। फिर पूछ रहा है निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण का युग्म है? यह होता है कि जनरली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ ही एटम के अंदर
मौजूद रहेंगे। क्यों मौजूद रहेंगे? क्योंकि आपको फाइनली एटम को उदासीन न्यूट्रल बनाना है। तो उसमें पूछ रहा है कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो सीरीज है वही होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है नहीं, आप समझ सकते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या, प्रोटॉन पे चार्ज था और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था। फोटोन के समय भी तुरंत हमने बताया फोटोन क्या होता है, लाइट का छोटा छोटा पैकेट। न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो ये नहीं है। फिर क्वेश्चन है, आपको दो सूची दिया हुआ है, आपको मिलाना है, तो ये आप बेहतर बना सकते हो। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें ए। फिर है अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसका बराबर होता है? अभी तो हमने बताया था, ये किसके बराबर होता है? हीलियम के नाभिक के, हीलियम परमाणु के नाभिक के, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम के नाभिक में अभी हमने बताया था हीलियम का नंबर यहां 2 यहां 4, तो नाभिक में क्या होगा? 2 माइनस कर दो तो 2 आपको क्या मिलेगा? प्रोटॉन, और 2 क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन। यानी कि आपको क्या हो जाएगा? हीलियम के नाभिक में क्या क्या रहेगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर है इनमें से, ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी का ही है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? माइनस चार्ज किसमें होता है? अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण। माइनस चार्ज किसमें होता है? बीटा में। अभी जस्ट हमने देखा ये बीटा में चार्ज कितना होता है? माइनस होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर है परमाणु के कक्षा के भरने का क्रम। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको आईएएस के एग्जामिनेशन में 2001 में। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, जो हमने बताया था शुरू में कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो वो हर एक मतलब उसके एटम न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे कक्षा बनते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सजाए जाते हैं। उससे सजाने का जो तरीका था उसको दिया गया था ऑफ-बाउ नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, जिसको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल नियम कहता है उसका, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर जाएंगे। बट ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, बट बीपीएससी नहीं पूछेगी, या दिमाग में बिठा कर रखो। तो ये आपको याद रखना है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, इसका आंसर होगा। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या होता है? वही समझ लो। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था कि अगर हम उसके लोकेशन को, मतलब इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को बता रहे हैं, तो हम उसके स्पीड को नहीं बता पाएंगे, या अगर स्पीड को बता रहे हैं तो लोकेशन को नहीं बता पाएंगे। हुंड का नियम था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन साइक्लिक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं। आपको फिर क्वेश्चन पूछा गया, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या, यही चुंबकीय क्वांटम संख्या के विषय में हुंड ने बताया था। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो क्या बताता है? वो बताता है अभिविन्यास के संबंध में, यानी आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसका ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ये आपका बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, कि ध्यान से समझो। 2 प्रोटॉन है, अगर हम इसको ऐसे समझे, अभी जितना कॉन्सेप्ट हमने समझाया था आपको, तो 2 प्रोटॉन यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 2 है, न्यूट्रॉन जो है वो 2 है, और इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। द्रव्यमान संख्या का नियम क्या था? द्रव्यमान संख्या होता था आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के का जोड़, यानी 2 + 2 कितना हो गया? 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पूछा गया, उत्तराखंड में भी पूछा गया, यूपी में भी पूछा गया है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। अब इसको बताओ, ये क्वेश्चन को क्या किया जाए कि बोल रहा है प्रोटॉन की संख्या बराबर हो। प्रोटॉन मतलब क्या था? परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या बराबर हो, और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन किसमें आपका आएगा? द्रव्यमान में आएगा। तो द्रव्यमान की संख्या अलग अलग हो, यानी परमाणु संख्या बराबर हो और द्रव्यमान संख्या आपकी अलग हो, यानी कि Z1 और Z2 बराबर हो। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन का नंबर दोनों में बराबर है और न्यूट्रॉन का नंबर बराबर नहीं है, यानी कि अगर हम उसके द्रव्यमान को निकालें तो क्या निकलेगा? P1 + N1
वैसे ही दूसरा का निकाले तो क्या निकलेगा P2 प्लस N2, चूंकि ये बराबर नहीं, यानी द्रव्यमान संख्या क्या होगा आपका, बराबर नहीं होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आइसोटोन्स, आइसोटॉप्स, सॉरी आइसोटॉप्स, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, समस्थानिक, डी हो जाएगा। फिर पूछा है समस्थानिक के विषय में कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक क्या होता है, इसका परमाणु भार जो है वो अलग होगा, परमाणु क्रमांक जो होगा वो सेम होगा, यानी आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपकी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप, आइसोटोप पर क्वेश्चन फिर से बीपीएससी ने आपको पूछा। आइसोटोप आपकी लिख दिया सीधा सीधी, आइसोटोप मतलब क्या था, समस्थानिक था, तो समस्थानिक होगा तो क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी परंतु न्यूट्रॉन की संख्या बराबर अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर में देखा, क्वेश्चन में दिया गया है कि सम न्यूट्रॉनिक समूह क्या है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होगा कि आपको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना होगा, आपको सभी में न्यूट्रॉन का नंबर निकालना होगा। तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकलेगा, अगर मान लो कोई x एलिमेंट है, यहाँ z है, यहाँ a है, तो अगर हम a माइनस z कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा, एकदम निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है C6 12, इसका न्यूट्रॉन कितना हो गया 6, फिर नाइट्रोजन 7 14, घटा दो, 14 में 7 गया 7, बराबर आ रहा है न्यूट्रॉन, नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में 6 12 7, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 8 18, फिर से वही चीज हो रहा है, नहीं मिलेगा। इसमें 6 का डिफरेंस, यहाँ 7 यहाँ 10, नहीं होगा ये भी। फिर है आपका 6 और यहाँ 14, फिर 7, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ 14 और फिर ऑक्सीजन 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे डिफरेंस वो कितना हो गया 8 का, यहाँ कितना हो गया 7 का, 7 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 8, बराबर न्यूट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं सी कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15 और ऑक्सीजन 8 16, घटाओ, ये डिफरेंस 8 का, ये डिफरेंस भी 8 का, ये डिफरेंस भी 8 का। यहां देखो आपका तीनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बराबर है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है, ये याद रखना हमेशा कि इसका आंसर होगा बी, गाइगर काउंटर से। लास्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, ये तो हम लोग सभी जानते हैं बैकरेल थे, बैकरेल ने किया था, आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये था आपका परमाणु संरचना का थ्योरी और इससे रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे, आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।